वंदे मातरम भैयाओं। आज हम एक नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक एक महान शासक थे। उनके बारे में पढ़ने से पहले आज हम देख लेते हैं इस अध्याय में हम क्या क्या सीखेंगे। आज हम पढ़ेंगे सलाफा के नोट की कहानी से शुरू करते हैं अध्याय को। उसके बाद चर्चा करेंगे सम्राट अशोक की और उनके साम्राज्य और एक राज्य के पर चर्चा करेंगे। उसके बाद सम्राट अशोक के प्रशासन के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। सलाफा एक नोट को बहुत ध्यान से देखती है। अचानक उसकी नज़र नोट पर चित्रित अशोक स्तंभ पर पड़ती है। तब अपने पिता से पूछती है, पिताजी, इस नोट के ऊपर ये स्तंभ का चित्र क्यों दिया गया है और स्तंभ कहाँ और किसने बनाया? तब सलाफा के पिता ने सलाफा को सम्राट अशोक की कहानी बताई। सम्राट अशोक इतिहास के महानतम राजाओं में एक थे। अशोक के निर्देश पर कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। ये अभिलेख जनता तक उनके संदेशों को पहुंचाने के माध्यम थे। सम्राट अशोक के अभिलेख अब किस भाषा में थे? सम्राट अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण राजा था, जिसने मौर्य साम्राज्य को एक नई ऊंचाई प्रदान किया था। मौर्य काल के बारे में जानकारी के जो स्रोत हैं इतिहास के अंदर, दो प्रमुख साहित्यिक स्रोत हमें मिलते हैं। पहला है अर्थशास्त्र। कौटिल्य, जिन्हें हम इतिहास में चाणक्य के नाम से जानते हैं, जो चंद्रगुप्त के प्रशासन में प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त थे, उनके द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र में उसके द्वारा जानकारी मिल सकती है। दूसरा साहित्यिक स्रोत है मैक्थिनीज, एक राजदूत है, उनके द्वारा रचित पुस्तक इंडिका। उसमें भी मौर्य प्रशासन और साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये मैक्थिनीज सेल्यूकस जो राजा था उसका राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। अगला बिंदु है अपना एक राज्य और साम्राज्य। सम्राट अशोक का साम्राज्य और राज्य का विस्तार पूरे भारत के काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था और जो साम्राज्य की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। इसके अलावा प्रमुख नगर भी थे, जिनमें 3 प्रमुख नगर हैं, उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र। ये 3 नगर प्रमुख थे, उनके बारे में जानकारी है। आप देख सकते हैं मानचित्र में त्रिकोण के जो चित्र दर्शाए गए हैं इन नगरों को दर्शाते हैं, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन। अब तक्षशिला जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसका उस साम्राज्य में क्या महत्व था? ये उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया इस रास्ते से जाया जा सकता था। दूसरी तरफ उज्जैन, उत्तर भारत और दक्षिण भारत जाने वाले रास्तों में उज्जैन पड़ता था। अब साम्राज्य के नगर के बारे में, साम्राज्य जो विभिन्न वर्ग थे उनमें प्रमुख वर्ग थे व्यापारी, सम्राट के अधिकारी और शिल्पकार। ये साम्राज्य में रहते थे। साम्राज्य में कई गांव भी थे जहां पर किसान, पशुपालक रहा करते थे। इसके अलावा मध्य भारत जो इलाका है वहाँ ज़्यादातर हिस्सा जंगल से भरा हुआ था, जहाँ के लोगों की आजीविका फल फूल संग्रह और जानवरों का शिकार करने से चलती थी। साम्राज्य में देख सकते हैं एक राज्य और साम्राज्य। साम्राज्य में विभिन्न भाषाएं और विभिन्न पोशाक में काफ़ी भिन्नता थी। अलग अलग जगह के लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग पहनावे थे, तब विभिन्न प्रकार के भोजन करते थे। मौर्य साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के हिस्सों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। राजा के द्वारा अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। ये अधिकारी लोग किसान, पशुपालक, शिल्पी, व्यापारियों से कर और टैक्स वसूलने का कार्य करते थे। राजा के आदेश का उल्लंघन करने वालों को अधिकारी सज़ा भी देते थे और इन अधिकारियों में से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था।
संदेशवाहक देख सकते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने का कार्य। अब संदेश पुराने समय में किस प्रकार भेजे थे? जो संदेशवाहक होते थे वो घुड़सवार होते थे या पशु पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजते। उन सब को एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के लिए घूमते रहते थे। राजा के जासूस अधिकारी के रूप के क्रियाकलापों पर नज़र रखते थे। राजा खुद भी एक जासूस बनकर साम्राज्य की अपनी प्रजा को जानकारी प्राप्त करता था और सम्राट राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से इस सब पर नियंत्रण रखता था। इसके बाद आता है प्रशासन, सम्राट अशोक का प्रशासन। सम्राट अशोक के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम प्रशासन था। प्रशासन की जो सुविधा थी मौर्य साम्राज्य के छोटे छोटे भागों या प्रांतों में विभक्त था। सम्राट अशोक के समय की अपन प्रशासन पढ़ सकते हैं। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी। पूरा जो प्रशासन था प्रांतों उससे 5 भागों में विभक्त था। ये प्रांत राजधानियों से शासन किया था। राजधानी आप देख सकते हैं, जो मुख्य राजधानी थी पाटलिपुत्र, वहाँ से नियंत्रण किया जाता था। इन जगहों पर राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। इन जगहों पर ज़्यादा नियंत्रण पाटलिपुत्र जो सेंटर था, केंद्र राजधानी था, उससे उस पर नियंत्रण रखा जाता था। इसके बाद आता है प्रशासन। हम देख सकते हैं सम्राट अशोक का प्रशासन। अब प्रशासन के अंतर्गत जो व्यापार और जो होता था उसके हिसाब से बता सकते हैं, किंतु हम इस प्रशासन पूर्व देख के लगते हैं कि इन जगहों पूर्व भाग विभक्त होने के बाद भी स्थानीय परंपरा और नियमों को भी माना जाता था। सम्राट अशोक प्रशासन में देख सकते हैं प्रांतों में आगमन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग और नदियों की व्यवस्था थी। इन नदियों और मार्गों पर भी अधिकारी नियंत्रण रखते थे और वहाँ पर जो संसाधन कर और भेंट को एकत्रित करते थे। ये भेंट सम्राट को देने काम आता था। भैया, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र कम्बल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थर के लिए जाना जाता था। इन क्षेत्र को बता सकते हैं, उत्तर पश्चिम क्षेत्र कम्बल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था। तो भैया, इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? इस अध्याय की शुरुआत हमने सलाफा के नोट से की। सलाफा अपने पिता से पूछती है, पिताजी इस नोट में अशोक का जो स्तंभ है ये कहाँ से लिया गया है, इसे किसने बनाया है? इस प्रकार कहानी शुरुआत करती है। फिर हम इतिहास के महान सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और एक राज्य, उनका राज्य और साम्राज्य था, उसके बारे में अध्ययन करते हैं और सम्राट के अशोक का प्रशासन भी हम समझ चुके हैं। अगले वीडियो में हम जिसके अंतर्गत इस पाठ में अध्ययन करेंगे कलिंग युद्ध, अशोक का धम्म, उसके प्रांत और राजधानी और प्रजा के लिए संदेश। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।